नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस मंच अभिसार शर्मा पे। दोस्तों, आज जो दो मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, दोनों का ही ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से है और यह प्रचार तंत्र कितनी हदों तक गिर सकता है। पहला मुद्दा, कंगना रनावत ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया और दूसरा मुद्दा, जिस शख्स ने क्रिकेटर विराट कोहली की 10 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म की धमकी दी थी ट्विटर पर, उससे गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई लाया जा रहा है। इन दोनों का नाता भाजपा के प्रचार तंत्र से क्यों है, मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, कंगना रनावत को अपना ये डायलॉग याद करना चाहिए। अभी तो हमें और जलील होना है। वाकई कंगना जी, ये बताइए कितना जलील आप होगे और आप अपने शब्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को और कितना जलील करोगे। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कंगना रनावत ने टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में एक निहायत ही शर्मनाक बात कही है और उन्होंने यह कहा कि हमें 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी और असली आजादी हमें 2014 में मिली थी। अब आप कहेंगे कि भाई कंगना रनावत एक एक्ट्रेस है, अभिसार आप इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, कंगना रनावत सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है। खैर, अभिनेत्री तो बहुत पहले हुआ करती थी। कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का भी हिस्सा हैं। क्या कह रही हैं वो इसमें कि 2014 में असल आजादी मिली। 2014 यानी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। यानी कि इन लोगों को, हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपनी जान दी, उसके कोई मायने नहीं। इतनी बड़ी विडंबना देखिए दोस्तों, ये वो कंगना रनावत हैं जिन्होंने झांसी की रानी का किरदार अदा किया था अपनी फिल्म मणिकर्णिका में। वो कितनी खराब एक्टिंग थी वो अलग मुद्दा है, मगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि कंगना रनावत को आखिर किसने हक दिया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए। और सबसे दुख की बात है दोस्तों कि आपने देखा होगा, कंगना रनावत जैसे ये बात कहती हैं लोग तालियां बजाते हैं। उस भीड़ में ऐसे कौन लोग बैठे हुए थे जो लोग तालियां बजा रहे थे इस बात पर। आप लोग सरदार पटेल, भगत सिंह के नाम पर सियासत करते हो। भगत सिंह वो शख्स था जिसने ये परवाह नहीं की कि जब वो अपनी जान दे रहे थे, देश आजाद भी नहीं हुआ था। उन्होंने आजाद भारत को अपनी आंखों से देखा भी नहीं था, फिर भी वो आदमी सूली पे चढ़ गया। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू, तो चलिए नेहरू में तो आपकी दिलचस्पी नहीं है, महात्मा गांधी को तो आप गाली देते रहते हैं। सरदार पटेल और इतनी ढेरों मिसालें हैं। इन सब के बलिदान को आपने धता बताकर रख दिया। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों, यह किस मंच पर हो रहा था? टाइम्स नाउ के मंच पर। टाइम्स नाउ की संपादक नविका कुमार सामने बैठी हुई थी और उसके जवाब में वो कहती हैं कि इसलिए आपको लोग भगवा कहते हैं। नहीं साहब, अगर यही बात किसी और ने कही होती तो उस पर आतंकवाद की धाराएं भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी होती। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। कंगना की जगह कोई और होता तो यह बयान देने वाला देशद्रोही होता। तो मैं समझना चाहता हूं टाइम्स नाउ से, आपने कंगना के इस वाहियात और शर्मनाक बयान के खिलाफ उन्हें ग्रिल क्यों नहीं किया, उन्हें कटघरे में क्यों नहीं रखा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सेवा आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है कि आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करेंगे? मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो पैतृक संस्था है उसका हमारा आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। आप खुद जानते हैं, आरएसएस जो है, जब आजादी का आंदोलन हो रहा था तब वो लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। आप जानते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था महात्मा गांधी ने, उस वक्त आरएसएस ने उसमें शिरकत, भाग लेने से मना कर दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके सबसे बड़े विचारक, आइडियोलॉग, बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ उनकी सरकार थी और बतौर मंत्री उन्होंने अंग्रेजों को बाकायदा खत लिखकर कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी की जो पारंपरिक सोच रही है वो ऐसी रही है। मैं ये भी समझ सकता हूं कि भैया 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, इसलिए इनका राष्ट्रवाद, देश के स्वतंत्रता संग्राम से कुछ लेना देना नहीं है। मगर मैं जानना चाहता हूं लोगों से कि इसको क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? देश का अपमान इस तरह से हो रहा है, क्या इसको बर्दाश्त किया जा सकता है?
और ये वो पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र कर रहा है जो बात बात में राष्ट्रवाद का हवाला देता है, देशभक्ति का हवाला देता है और उसके नाम पर लोगों को जेल में डाल देता है, आतंकवाद की धाराओं में। इस मोहतरमा ने क्या कहा यह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। टाइम्स नाउ आपको शर्म नहीं आती? आपके मंच पर एक महिला इस तरह से देश का अपमान करके चली गई, आप खामोश रहे। और ये कौन कंगना रनावत है? निहायत ही कमजोर, और अगर मैं कहूं तो एक किस्म की कायरता झलकती है उनके रवैये से। और मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि जब जावेद अख्तर ने इन पर मानहानि का केस किया था तब ये अदालत भी नहीं आना चाहती हैं, डर रही हैं, बीमारी का बहाना मार रही हैं। आपको याद है कि ये मामला आपकी स्क्रीन पर? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस क्यों किया था। इससे पता चलता है कि मामला क्या है। कंगना रनावत ने कहा था, एक बार जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि राकेश रोशन और उनका परिवार बहुत बड़े लोग हैं, अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, वे तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगी, इसके बाद तुमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये उनके शब्द थे, वे मेरे ऊपर चिल्लाए भी थे, मैं उनके घर में कांप गई थी। इसके बाद जावेद अख्तर ने अपने वकील निरंजन मुंद्रगी के जरिए कंगना रनावत के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। जी हां, इस बयान को जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी के वाहियात चैनल पर दिया था, इसी के चलते जावेद अख्तर ने उन पर डेफेमेशन केस दर्ज किया था। और वो बार बार अदालत से कह रही हैं, पहले तो अदालत पर ही सवाल उठा दिया कि मेरा इस अदालत में विश्वास नहीं है, मैं नहीं आ सकती। वो मामला क्या था आपके स्क्रीन पर? कोर्ट ने कंगना की याचिका ठुकराई। इसके बाद 5 अप्रैल को कंगना रनावत ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए मानहानि के मामले में अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। कंगना ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि सेशन कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। 9 सितंबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कंगना की याचिका को खारिज कर दिया। भागी भागी फिर रही हैं क्योंकि उनको पता है यहां बुरी तरह से फंस चुकी हैं वो। और ये वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने झांसी की रानी का किरदार निभाया था। किसी भी सूरत में झांसी की रानी नहीं है ये। हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर देशभक्ति की बातें करना बहुत आसान है कंगना रनावत। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आपका खास ख्याल रखती है, जिसके चलते आपको ये तमाम पुरस्कार कथित तौर पर मिलते हैं, तो देशभक्ति बहादुरी की बात करना बहुत आसान है। मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कंगना रनावत किस तरह से डिप्रेशन की शिकार दीपिका पादुकोण का मजाक उड़ा रही थी। हमारे किसानों को इन्होंने आतंकवादी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी कि आप नरसंहार कीजिए, 2001 वाला अपना रौद्र रूप अपनाइए। जब गुजरात में आपको याद है 1000-1500 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था, कई हिंदू भी शामिल थे उसमें। ये वो कंगना रनावत हैं, इन्हें पुरस्कार मिलता है पद्म पुरस्कार। देश का अपमान करने वाली महिला को मिलता है पद्म पुरस्कार। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज की तारीख में इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये तो भाजपा प्रचार तंत्र है। मुझे कोई इसमें, जिसे कहते हैं ना, डाउट नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया आज के जो 2 मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उनका ताल्लुक बीजेपी के प्रचार तंत्र से है कि यह प्रचार तंत्र कितनी हदों में, कितना घटिया हो सकता है और कितने नीचे गिर सकता है। आपके सामने खबर दोस्तों, हैदराबाद के जिस इंजीनियर ने विराट कोहली की 10 महीने की बच्ची को दुष्कर्म की धमकी दी थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम क्या है? रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथीनी, 23 साल का। उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले यह आदमी एक फूड ऐप में काम कर रहा था। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसे बीजेपी के प्रचार तंत्र से इसका क्या लेना देना है? तो मैं आपको बताता हूं, जब इस आदमी ने अपने ट्विटर हैंडल क्रिक क्रेजी गर्ल के जरिए विराट कोहली की बेटी को, 10 महीने की बेटी को दुष्कर्म की धमकी दी थी दोस्तों, तब इसके समर्थन में भाजपा के प्रचार तंत्र के कई लोग सामने उभर कर आए थे, जिन्हें ट्विटर पर प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। क्या बोलते हुए? अरे ये भारत में नहीं है, ये तो पाकिस्तान में है, ये तो पाकिस्तानी है। क्यों भाई? विराट कोहली की बच्ची, मासूम बच्ची को के साथ दुष्कर्म की कोई धमकी दे रहा था और तुम क्यों बचा रहे थे उसको? ये क्यों बता रहे थे कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है?
आपके स्क्रीन पर कौन कौन है? ये ट्रोल देखिए, मिस्टर सिन्हा, ये इन्हें शायद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। वंस अगेन इट्स अ पाकिस्तानी बॉट। फिर आगे देखिए, कोई अपर्णा मित्रा है। अ सिंगल ट्वीट फ्रॉम अ पाकिस्तानी बॉट अकाउंट @Bojis, you're a journalist. Think hard about the voices you choose to amplify and know this has nothing to do with India. There's self-awareness and self-critique, and then there is propagandists with agendas to peddle. फिर ये कोई राहुल कौशिक है, ट्रोल है बीजेपी का। Here's the tweet that Payal Mehta deleted. This was based on tweet by a Pakistani bot. इन सब का वही रवैया था दोस्तों, सब बचाना चाहते थे उस इंजीनियर को जिसका नाम मैंने आपको बताया, 23 साल का राम नागेश श्रीनिवास अखुबाथीनी। यहां पर जिस आदमी ने धमकी दी थी दोस्तों, वो धमकी इंसानियत के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करना, और प्रचार तंत्र के ये गुर्गे उस आदमी के साथ खड़े थे, उन्हें, उस आदमी को बचाने का प्रयास कर रहे थे जिसने धमकी दी थी। और फिर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं सिर्फ बीजेपी पे क्यों सवाल करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई और होता तो खुद बीजेपी की किसी राज्य की पुलिस ने उसे आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया होता। इस राम नागेश श्रीनिवास अखुबाथीनी ने, अगर उसने यह धमकी बीजेपी के किसी पालतू फिल्म स्टार के खिलाफ दी होती। कंगना रनावत की जगह कोई और होता जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम कि सेनानियों का अपमान किया होता। स्वरा भास्कर होती, अनुभव सिन्हा होते, अनुराग कश्यप होते, तो आपने तुरंत उन्हें जेल में बंद कर दिया होता और 1 साल तक उनकी रिहाई नहीं होती। ढेरों मिसालें आपके सामने। बेकसूर उमर खालिद से लेकर सिद्दीक कप्पन सब जेल में बंद हैं आतंकवाद की धाराओं में, कोई पूछ भी नहीं रहा उनको। और यहां पर ये लोग मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करके निकल जाते हैं और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मगर इस मंच पर मैं ये मुद्दे आपके सामने हमेशा लाते रहूंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। सत्ता और उसका प्रचार तंत्र जब बेलाग हो जाए, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उस पर अंकुश लगाना हम जैसे पत्रकारों का काम है। अगर कोई नहीं कर रहा है, अगर पत्रकार ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, एक बार फिर अपील करते हुए कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। नमस्कार।